नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक शख्स की है जिनका नाम मनोहर है, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी मनोहर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूं। मैं राजस्थान का था तो ज्यादातर टैक्सी राजस्थान में ही चलाने का काम करता था। मैं टूरिस्ट को बिठाता था, उनको टूरिस्ट जगह के बारे में बताता था, उनको ले जाता था, घुमाता था। यही तो मेरा काम था। इसी से मेरे घर की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहती थी। वह साल 2007 था। अचानक मेरा काम मंदा होने लगा। मेरी गाड़ी पर टूरिस्ट कम बैठने लगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी हमेशा चमचमाती रहती थी, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखता था। तो आखिर टूरिस्ट लोग हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आते थे? कई बार ऐसा भी हुआ था कि वह गाड़ी में बैठने के बाद क्यों उतर गए थे। मैं समझ में नहीं पाया। आखिर मेरी गाड़ी में ऐसी क्या समस्या है? क्यों मुसाफिर मेरी गाड़ी से उतर जाते हैं? बात क्या है? मुझे लगा कि गाड़ी की सर्विस करानी चाहिए। शायद गाड़ी में स्मेल वगैरह आ रही होगी। मैं अपनी गाड़ी सर्विस स्टेशन ले जाता हूँ, अच्छी तरह गाड़ी का वॉश करवाता हूँ, ताकि गलती से कोई गाड़ी में कोई बुरी स्मेल आ रही हो वह भी निकल जाए। इसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि अब तो मेरी गाड़ी में मुसाफिर आराम से बैठेंगे। मैं गाड़ी की साफ सफाई ढंग से कर दिया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह समस्या अब भी मेरे साथ लगी हुई थी। आखिर क्या हो गया था मेरी गाड़ी के अंदर? मैं कई मुसाफिर तो जैसे ही मेरी गाड़ी को देखते वह बैठने के लिए जाते, अचानक गाड़ी के अंदर में क्या देखते तो थोड़ा डर जाते थे और कहते थे कि सॉरी भाई, हम आपकी गाड़ी में सवारी नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, मेरे दिल में चुभती थी, दर्द होता था दिल के अंदर। जिस गाड़ी को मैं हमेशा दुल्हन की तरह सजा के रखता था, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखता था, आज मेरी गाड़ी में कोई सवारी बैठने को तैयार नहीं है। गलती से कोई बैठ भी जाता है तो कुछ ही देर में वह उतरने लगता है। भाई मुझे तो उतार दो, मैं इस गाड़ी में सवारी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन मैं पूछता था कि क्या अजीब लग रहा है आपको, क्या दिक्कत हो रही मेरी गाड़ी में? तो कोई मुसाफिर बोलने को तैयार नहीं होता था। कहता, कोई नहीं भाई, मैं दूसरी गाड़ी बुक कर लूंगा, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। सच कहूं ना, मैं अंदर से बहुत टूट चुका था। मेरे घर का खर्च बहुत था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, तो और भी खर्चा था जो मैं उसको रोक रखा था, मोटा खर्चा। मैं बहुत घबरा गया था कि अब मेरा घर का खर्च, बाकी खर्चा कैसे चलेगा। आखिर मेरी गाड़ी में किसकी नजर लग गई है? क्या हो गया है? मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, न ऐसी शक्तियों पर विश्वास करता था। मुझे लगता था ये सब अंधविश्वास है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था और मैं ज्ञान की किताबें पढ़ता था। ज्ञान की किताबें मुझे सीख देती थी, मैं उस पर अमल करता था। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि भूत प्रेत आत्माएं वास्तव में होती हैं। लेकिन जब मेरी गाड़ी में यह सब होने लगा ना, तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। मन नहीं लगता था। मैं सवारी के लिए तरसने लगा था। छोटी मोटी सवारी जरूर मिलती थी जब 2-3 लोग गाड़ी में सवार होते थे, लेकिन उससे मेरा घर परिवार चलने वाला नहीं था। मैं छोटी सवारी बिठाता भी नहीं था। मैं तो लंबी लंबी दूरी का सफर करने वाला इंसान था, लेकिन मजबूरी इंसान को न जाने क्या क्या करा देती है। मैं वह काम करने पर मजबूर हो गया था जो मैं कभी करना नहीं चाहता था। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि जब भी मैं लंबी दूरी का सवारी लेकर के जाने की कोशिश करता था, तभी यह सब मेरे साथ में होता था। जब मैं अपने शहर में रहता था तब मेरी गाड़ी से कोई उतरता नहीं था, यानी लोकल सफर में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी के साथ में? मैं अपने यार दोस्तों से इस विषय पर बात करने लगता हूँ। मैं अपनी समस्या उनके आगे रखने लगता हूँ, ताकि वह कोई मुझे उपाय, कोई सुझाव दे सके। लेकिन हर दोस्त का कुछ ना कुछ अलग कहानी थी। कोई कहता था कि मंदिर में जाकर पूजा करवा लो,
कोई कहता था कि तांत्रिक के पास जाओ। जितने लोग से मैं सुझाव लेता, वह लोग अलग अलग कहानी सुनाते थे, जो मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता था। उनका कहना था कि तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, आर्थिक रूप से। लेकिन वह कौन सी शक्ति है? मेरी गाड़ी में क्यों आई थी? मैंने इन बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन मेरा विश्वास अब डगमगाने लगा था। मुझे लगने लगा, एक बार चलो मंदिर में ले चलते हैं, पूजा करवाते हैं। हो सकता है कि वह बड़ा ग्रह हट जाए, फिर से हम जैसे काम कर रहे थे अब वैसे मेरे साथ में अच्छा होने लगे। मंदिर जाता हूं, गाड़ी का पूजा पाठ करवाता हूं, उम्मीद जगती है कि चलो अब तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। कोई दूर की सवारी मिलती तो फिर वही हरकत करती, गाड़ी से उतरने की। मैं उनको रोकता, अरे बाबू, आप क्या कर रहे हो? अरे आपको हम सुरक्षित लेकर चलेंगे, आप डरिए मत। मैं अपने बारे में सब कुछ बताता हूं कि मैं इतने साल से टैक्सी चलाने के काम करता हूं, आज तक मेरे हाथों से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आप बिल्कुल मत डरिए। लेकिन वह सवारी मुझसे नहीं, मेरी गाड़ी से डरती थी। ऐसा मेरी गाड़ी में क्या हो गया था? कौन मेरी गाड़ी के अंदर आ गया था? मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं तांत्रिक के पास जाता हूं। तांत्रिक बाबा मेरी गाड़ी के साथ झाड़ फूंक करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी को पवित्र कर दिया हूं, चिंता की बात नहीं है। अब पहले जैसा तुम्हारा काम धंधा चलने लगेगा। तुम्हारी काम को किसी ने बांध दिया था, इसलिए परेशानी हो रही थी। मैं बंधन को खोल चुका हूं, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं होता है। जैसा मेरे साथ में पहले हो रहा था, अब ऐसा फिर वही चीज फिर से होने लगती है। मतलब मंदिर जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ा, तांत्रिक के पास जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं अब कहां जाऊं? क्या करूं मैं ऐसा? मेरी गाड़ी में क्या हो गया है? फिर मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं और उनसे मैं सब बात बताता हूं कि देखो, मैं मंदिर भी हो आया, मैं तांत्रिक के पास भी गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी काम को किसी ने बांध रखा है, उसे बंधन को मैं खोल दिया हूं, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्तों? अब तुम ही सब कोई अच्छा सा सुझाव दे सकते हो। अब मेरे सारे दोस्तों की बोलती बंद हो चुकी थी, मेरी तरफ देख रहे थे, आखिर इधर उधर देखने लगते थे, जैसे उनके पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं बार बार अपने दोस्तों से कह रहा था, अरे कोई तो उपाय बताओ दोस्तों, देखो हमारे साथ में गलत हो रहा है। अगर ऐसा ही कुछ दिन चला रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? आप लोग कुछ उपाय तो बताइए। तब एक पुराना ड्राइवर, 50 साल से ऊपर उसकी उम्र ज्यादा थी, वह मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जिस जगह पर हमारा अड्डा था, मैंने उसको कभी देखा नहीं था। वह मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास में आता है और पूछता है कि क्या हुआ छोरा, क्या बात है? अपने दोस्तों से क्या सवाल पूछ लिया है जिससे उनकी बोलती बंद हो चुकी है? मुझे बता, हो सकता है कि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूं। मैं उसे बूढ़े ड्राइवर को पहचानता नहीं था, ना मैं पहले कभी उसको देखा था अपने इस टैक्सी स्टैंड पर। पूछने लगा कि चाचा जी, मैं आपको इस जगह पर पहली बार देख रहा हूं, आप कहां के रहने वाले हो? आप यहां पर कब से आए हो? तब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कहता है, मैं हर जगह पर, हर शहर में घूमता रहता हूं, जहां की सवारी मिलती है मैं चल पड़ता हूं। मेरे लिए हर टैक्सी स्टैंड अपना ही लगता है। तुमने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मैं इस शहर का नहीं हूं। वह एक शहर का नाम बताता है जो राजस्थान में ही है। मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं इस शहर में सवारी लेकर आया था और एक सवारी के इंतजार में इस स्टैंड पर आ गया हूं कि कोई सवारी मेरी शहर का मिल जाए। मैं सुबह से अभी इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं कब तक सवारी मिलेगी। हाँ, तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? कुछ खुल करके बताओ मुझे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। पहले तो मैं झिझक जा रहा था कि अनजान ड्राइवर है, क्या इससे बात करूं? इससे बात करके मुझे क्या फायदा होगा? अभी इसकी शहर की सवारी मिल जाएगी और फिर अपने शहर निकल जाएगा। इससे बात करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वह तो जिद पर पड़ा हुआ था। अरे बताओ भाई, छोरा, बता दे की बात है। तब मैं कहने लगा कि चाचा जी, ये बात है। मैं शॉर्टकट में पूरी बात को समझा देता हूं। मेरी बात सुन करके हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। उसका चेहरे पर एक अलग भाव था। मैं उसे भाव को समझ नहीं पा रहा था। वह कहने लगा, छोरा, मुझे अपने गाड़ी के पास लेकर चल। मैं उसके अंदर बैठना चाहता हूं। मैं महसूस करना चाहता हूं कि आखिर यह तुम्हारी गाड़ी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसको ले तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे अगल बगल में जो भी ड्राइवर भाई थे, वह भी समर्थन करने लगे। अरे ले जाना,
जब चाचा कुछ देखना चाहते हैं, हो सकता है कि कोई जानकारी हो, तंत्र मंत्र जानते हो, क्या कुछ और भी जानते हो, एक बार अंदर ले जाकर बिठा देना, क्या जाएगा तेरा। लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं घबरा रहा था। मैं चिंता कर रहा था कि यह तो दूसरे शहर के हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। अगर कोई समस्या बता देंगे और तो मैं उसमें और लग जाऊंगा, फिर समस्या कम नहीं होगी, समस्या डबल हो जाएगी। वैसे मैं परेशानी में था और मैं परेशानी में घिर जाता। समस्या यह थी। लेकिन जब ड्राइवर भाई सब जोर देने लगे, एक बार ले तो जा, देख चाचा क्या कहते हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा थी। सारे ड्राइवर जो उस टाइम खाली थे, कोई काम नहीं था, वह भी देखना चाहती थी कि आखिर चाचा क्या देखना चाहते हैं गाड़ी के अंदर में। आखिरकार मैं अपने गाड़ी खोल देता हूं कि जाइए चाचा, ये आपकी गाड़ी है, जो चाहे कीजिए। मैं थोड़ा नाराज था अपने दोस्तों पर। मैं तो मदद उनसे मांगने आया था, लेकिन वह तो चुप्पी साध गए थे। मुझे इस बात का दुख था, तकलीफ था। चाचा पहले तो गाड़ी के चक्कर लगाए, 2-3 चक्कर लगाने के बाद फिर पिछले सीट के अंदर जाकर बैठ गए। अपनी आंखें बंद कर लिए, जैसे उनको नींद आ गई हो। और जब काफी देर अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि कहीं वे सो तो नहीं गए। मैं उनको उठाना चाहता था, तभी एक ड्राइवर साथी मुझे रोक दिया। अरे रुको ना, रुको थोड़ी देर। मैं रुक जाता हूं, चाचा को आवाज नहीं देता हूं। लेकिन चाचा जब आंखें खोलते हैं तो लगभग 15 मिनट से ऊपर हो चुका था। जब वह आंख खोलते हैं ना, तो उनकी आंखों की रंगत लाल हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ था? मैं तो देख करके हैरान हो गया था। मैं चाचा की तरफ देख रहा था। अब वह इस गाड़ी के अंदर में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग रोड पर खड़े थे, स्टैंड पर खड़े थे। कोई भी ड्राइवर उसे समय कोई भी बातचीत किसी से नहीं कर रहा था। बस हमारी निगाहें चाचा के ऊपर जमी हुई थी। आखिरकार चाचा मेरी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, पानी मांगते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अपने गाड़ी के अंदर पानी की बोतल निकालता हूं। तब चाचा मना कर देते कि नहीं नहीं, ये पानी नहीं, फ्रेश पानी ले आ, स्टैंड पर जो मटका है उसमें से निकाल कर ला। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी जो मेरी गाड़ी में पड़ी थी। चाचा उसको देख रहे थे। एक ड्राइवर साथ ही पानी लेने चला गया था और वह पानी की बोतल मेरे हाथ से ले लिए और उस पानी को घूर घूर कर देखने लगे। अचानक पानी का रंग बदलने लगा था। मेरी आंखों के सामने ही सब घटना हो रही थी। पानी का रंग जैसे लाल हो चुका है, खून की तरह, गाढ़ा खून। देखते ही देखते लाल रंग काला पड़ने लगा था, रंग बदलने लगा था। ये सब जब पूरे ड्राइवर भाई देखते हैं, वह भी डर जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? पानी तो पानी की तरह था, ये खून बन गया। अब फिर ये काला कैसे बन रहा है? ये क्या जादू है? चाचा कौन सा जादू कर रहे हैं? लेकिन उसे टाइम किसी में हिम्मत नहीं थी कि चाचा से कोई सवाल कर सके। एक नौजवान ड्राइवर पानी लेकर आता है मटके से। तब वह बोतल घूम करके दूर चाचा फेंक देते हैं, जो मेरे गाड़ी में से मैंने दिया था। जो कभी वह खून बना, आखिर काला पानी, उस बोतल को दूर फेंक देते हैं। जो ताजा पानी होता है उसे अपने हाथ मुंह को धोते हैं और थोड़ा सा पानी पीते भी हैं। मैं अब देखता हूं, उनकी आंखें जो लाल दिखाई दे रही थीं, लालिमा उनकी आंखों में जो आई हुई थी, वह फिर नजर नहीं आती है। चाचा मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं तुझे अकेले में कुछ बात करना है। अब तक मैं थोड़ा घबरा गया था ये सब देख करके। चाचा तो एक मामूली ड्राइवर हैं कि तंत्र मंत्र वाला खेल कैसे खेल रहे हैं। क्या यह तांत्रिक है या फिर इनमें कोई ऐसी शक्ति है? मैं उनके साथ थोड़ा अकेला हो जाता हूं। तब चाचा मेरी आंखों में देखते हैं, कहते हैं तू याद कर उस रात को जब एक कब्रिस्तान के पास अपनी गाड़ी रोका था। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं किसी कब्रिस्तान के पास में भला मैं क्यों रुकूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और चाचा मुझे याद दिलाने लगे, उस रात को याद कर, वह अंधेरी रात, अचानक तुझे जोर की बाथरूम आता है। उस बाथरूम को तू रोक नहीं पाता है, लेकिन तू गाड़ी रोकना नहीं चाहता है क्योंकि उस जगह थोड़ा सुनसान थी। तेरे गाड़ी में कोई मुसाफिर भी नहीं था, तू अकेले ही गाड़ी चला रहा था। तू घबरा रहा था कि सुनसान जगह पर कोई गुंडा बदमाश हो नहीं होगा। तू डरता था, इसलिए तू गाड़ी रोक नहीं पा रहा था, बाथरूम रोक करके बैठा हुआ था। लेकिन जब बाथरूम तू रोक नहीं पाया, तब तू गाड़ी रोकता है जल्दबाजी में एक कब्रिस्तान के सामने में। तू उसी तरफ मुंह करके पेशाब करता है। उस टाइम कब्रिस्तान से एक आत्मा निकल करके उसी तरफ आ रही थी। तू तो नहीं देखा कि तू कर क्या रहा है। तूने अनजाने में वह काम किया क्योंकि तुझे वह प्रेत आत्मा दिखी नहीं थी, लेकिन पेशाब के छींटे उसके ऊपर जा पड़ी थी। वह क्रोधित हो गई थी। तब तक तू गाड़ी के अंदर सवार हो चुका था। वह तेरा पीछा करती है, तब तक तू बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन वह उस चीज का वह बदला लेना चाहती है।
टाइम तो लगता है तुझे ढूंढने में, तुझे वह ढूंढ लेती है। तेरी गाड़ी के अंदर में वह अभी भी बैठी हुई है। अब वही एक आत्मा है जो तुझे सजा दे रही है, तेरी गलती की सजा। यह सजा तुझे बहुत महंगी बैठने वाली थी। तुझे एक ऐसी मौत देना चाहती थी कि वह एक एक्सीडेंट की तरह लगे, लेकिन वह किसी सवारी को सजा नहीं देना चाहती थी। तुझे सिर्फ उसी जगह पर ले जाना चाहती थी जहां पर तूने उसका अपमान किया था, उसे शमशान के पास, लेकिन बिना सवारी का, ताकि तुझे वह सजा भी दे सके। हर किसी को कोई नुकसान ना हो, बस तुझे नुकसान हो, तेरी गाड़ी को नुकसान हो, तेरा हो। इसीलिए तेरी गाड़ी के अंदर कोई सवारी आता था तो उसको डरा देती थी। जब वह चाचा ड्राइवर ये सब बात बताते हैं ना, तो सच कहूं, पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन वह घटना मुझे अच्छी तरह से याद था। मैं उसे घटना को याद कर लेता हूं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैं एक टूरिस्ट को दूसरे शहर में छोड़ करके अपने शहर खाली लौट रहा था। रात का वक्त था और वह जो एरिया था ना, थोड़ा अलग किस्म का था। वहां पर चोर लुटेरे का कोई गिरोह सक्रिय था, इसलिए मैं डरा हुआ था। पेशाब तो लगा हुआ था, लेकिन मैं डर के मारे उतर नहीं रहा था। मुझे डर था कि कहीं चोर लुटेरा कहीं छिपकर बैठे होंगे। जैसे ही मैं गाड़ी रोकूंगा वो मेरे पास में आ जाएंगे। लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करता। आखिरकार हद हो चुकी थी। अब तब मैं गाड़ी रोक देता हूं। मुझे जरा भी नहीं पता था कि मैं जहां पर पेशाब करने जा रहा हूं वहां पर शमशान भी है। मैं भला प्रेत आत्मा को कैसे देख सकता था? यह सब तो अनजाने में हुआ था। मैं चाचा जी को सब कुछ बताने लगा कि मैं यह सब जरूर किया है, लेकिन सब अनजाने में हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वह चाचा कहने लगे कि मैं उसे प्रेत आत्मा से बात किया है। वह तुझे एक शर्त पर क्षमा कर सकती है कि तू उसे जगह पर चल, वहां पर चल करके वह श्मशान के सामने खड़ा होकर के सबसे माफी मांग ले, तब वह तुम्हें माफ कर सकती है। इस बात के लिए मैंने उसको तैयार कर दिया है। पहले तो वह मना कर रही थी, यह कह रही थी कि तुम मेरे काम में विघ्न मत डालो, अड़ंगा मत डालो। वह मुझ पर भी नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने उसको समझा दिया कि नौजवान गलती से ऐसा किया होगा। यह अनजाने में ऐसा काम कोई भी ड्राइवर नहीं करता है। तू बच्चा समझ करके माफ कर दो। तब उसने कहा कि उसको कहो कि उसी जगह पर चले और कब्रिस्तान के श्मशान की तरफ मुंह करके चिल्ला चिल्ला करके माफी मांगे कि यह मैंने काम गलती से किया था, तब हम उसको माफ कर देंगे। सच कहूं ना कि वहां पर जितने ड्राइवर थे सबको सांप सूंघ गया था। सब चुप हो गए थे। सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। खुसर पुसर आपस में कर रहे थे, लेकिन कोई खोल करके बात नहीं कर रहा था। तब मैं चाचा से पूछता हूं, क्या वह अभी मेरे गाड़ी के अंदर बैठी हुई है? तब चाचा कहते हैं, हाँ, वह अभी भी तुम्हारी गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर बैठी है। मैं बहुत डर जाता हूं। मैं घबरा जा रहा हूं कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तब चाचा कहते हैं, तेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर तू जीना चाहता है तो यह काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। इस काम में मैं तेरा मदद करूंगा। मैं तेरे साथ में चलूंगा। तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो क्या तू चलने को तैयार है? सच कहूं ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई प्रेत आत्मा बैठी थी। आज जो मैं उसको नहीं देख पा रहा था, और वही प्रेत आत्मा सब कुछ मेरी गाड़ी के साथ में कर रही थी। किसी मुसाफिर को गाड़ी के अंदर बैठने नहीं देती थी। मेरा बहुत सारा नुकसान हो चुका था, लेकिन अब पता चल चुका था कि आखिर बात क्या थी। क्यों मुसाफिर मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठते थे, अब मुझे पता चल चुका था। आखिरकार मैं चाचा से कहता हूं कि ठीक है चाचा, अगर आप ऐसा ही समझते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। कब चलना है? चाचा कहने लगे कि अभी चलना है। वहां पहुंचने में रात हो जाएगी। तुझे उसे जगह को याद तो है ना? अगर तुझे याद भी नहीं होगा तो प्रेत आत्मा को तो सब कुछ पता है। वह सब कुछ मुझे बता देगी। चल, अब देरी मत कर। और सबसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी का ध्यान रखना। मैं चाबी स्टैंड पर जमा कर देता हूं। अगर आगे पीछे करना हो तो स्टैंड पर चाबी रहेगी, तुम लोग आगे पीछे करते रहना। मैं अब रात में लौटूंगा यह काम खत्म करने के बाद। मैं चाचा से पूछता हूं, क्या मैं अपने साथी ड्राइवर को किसी को बिठा सकता हूं? तब चाचा मना कर देते हैं कि नहीं, चलना तो तुझे अकेले ही पड़ेगा। मैं हूं ना तेरे साथ में, तो चिंता क्यों कर रहा है? आखिरकार मैं चल पड़ता हूं। चाचा मेरे बगल में बैठे रहते हैं। जहां तक मुझे पता है उसे रास्ते पर चलता हूं और रात को हम उसे जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इतना नहीं ध्यान था कि वह श्मशान कब्रिस्तान कहां पर है। तब मैं चाचा से कहता हूं कि चाचा, हम उसे क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं एक रात में कहां पर रुका था, कहां पर मैं बाथरूम किया था। इतना ध्यान मुझे नहीं है, तो आप उसी से पूछ लो जो आपकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। चाचा आंख बंद करते हैं
आप कुछ देर के बाद खोल देते हैं। कहते हैं, मुझे पता चल चुका है, आगे चल। वह जगह अभी नहीं आया और मैं आगे बढ़ने लगता हूं, जैसे चाचा को सब मालूम है। और आखिरकार वह जगह आ जाती है। चाचा गाड़ी रुकवाते हैं, कहते हैं, चल गाड़ी से उतर, तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूं, हर पल तेरे साथ में हूं, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जैसे उसे प्रेत आत्मा ने कहा है, तू ऐसा ही कर, उसे तरफ तू मुंह कर, आज जोर जोर से चिल्ला, जितना जोर लगा सकता है उतना चिल्ला चिल्ला करके माफी मांग कि मेरे से गलती हो गया था, अनजाने में मैंने यह भूल किया था, यह भूल मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। तब मैं ऐसा ही करता हूं, पहले धीरे धीरे चिल्लाता हूं तो चाचा नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, वह सारी आत्माएं सो रही हैं, उनको आवाज नहीं पहुंच रही है, तू जोर से चिल्ला और जोर से चिल्ला ताकि वह जाग जाए। अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन चाचा मेरे साथ में थी ना, वह अच्छी तंत्र मंत्र की जानकारी थी, वह तो गलती से ड्राइवर बन गए थे। अगर वह तंत्र मंत्र के काम करते तो ड्राइवर से ज्यादा पैसा कमाते, लेकिन उनका कहना था कि मैं तंत्र मंत्र का कोई भी काम करता हूं तो मैं पैसा नहीं लेता हूं, मेरे लिए यह हराम है। आखिरकार मैं गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगता हूं और ऐसा लगता है कि वास्तव में उसे जगह पर बहुत सारी काली काली साएं मुझे दिखाने लगते हैं, जैसे वह न जाने कहां से आ चुके हैं, सब जैसे मुझे ही घूर रहे हों। मैं जब देखता हूं ना तो मैं कांप जाता हूं, लेकिन चाचा मेरे साथ में थी। कहते हैं, तू डर मत और जोर से चिल्ला, माफी मांग कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। सब आत्माएं यहीं पर आ चुकी हैं, क्या तू देख पा रहा है? तब मैं कहता हूं, हाँ चाचा, काली काली साएं बहुत दिख रहे हैं, क्या यही सब आत्माएं हैं? तब चाचा कहते हैं, हाँ भाई, यही तो आत्माएं हैं। मैं जोर जोर से उनसे माफी मांगता हूं, चिल्लाता हूं ताकि वह सब मुझे माफ कर दें, और आखिरकार वह सब लौट के जाने लगती है आंधी की तरह। तब चाचा कहते हैं, चल गाड़ी में बैठ, पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना। मैं पीछे मुड़ करके तो नहीं देखता हूं, गाड़ी स्टार्ट करता हूं, लेकिन बैक मिरर में एक लड़की दिखी है, सफेद कपड़ा पहने हुए। जब तक मैं बैक मिरर से नजरें हटाता तब तक वह गायब हो चुकी थी। मैं उसे सही ढंग से देख भी नहीं पाया था, तब तक वह गायब हो चुकी थी। कौन थी, क्या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे मैं मुड़ करके नहीं देखा था। ड्राइवर चाचा मेरे बगल में बैठे थे और कहने लगे, अब चलो यहां से, गाड़ी में चला देता हूं। चाचा कहते हैं, पीछे तो नहीं देखा ना? मैंने बोला, नहीं, मैं पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन बैक मिरर में मुझे ऐसा लगा कि कोई सफेद लिबास पहने कोई लड़की दिखाई दी थी कुछ सेकंड के लिए। चाचा के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। ये तूने क्या किया? मैं तुझे इतना समझाया था, तुझे बैक मिरर में देखने की अभी जरूरत क्या थी? मैं तुझे बोला था ना कि सीधा चल, मुड़ करके मत देखना। तूने तो सब कहानी गड़बड़ कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है, चल यहां से, नहीं तो हम दोनों को जान के लाले पड़ सकते हैं। मैं बोलता हूं, चाचा जी, क्या मैं कोई गलती कर दी? तब चाचा कहते हैं, हाँ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे बैक मिरर में देखना ही नहीं चाहिए था। जिसके लिए हम आए थे वह तो हम काम कर दिए, लेकिन तूने बैक मिरर में देखकर किसी को आमंत्रित कर दिया है। मैं थोड़ा डर गया। क्या मतलब चाचा जी? हमने तो सभी से माफी मांग ली, तब इसका क्या मतलब हुआ? चाचा जी के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। वह कह रहे थे, बेटा, वह बात तेरी सही है, लेकिन ये जो जगह है ना, प्रेत आत्माओं से भरी हुई है। वह प्रेत आत्माएं सारी कब्रिस्तान वाली थी, शमशान वाली थी। लेकिन छोड़ो, चलो अब यहां से तेजी से निकल लो। मैं चाचा के चेहरे पर परेशानी के लक्षण देख रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था कि चाचा, अभी कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तब चाचा थोड़ा गुस्से में बोले कि मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत की, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, लेकिन एक ड्राइवर के नाते मैं तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी पीछे देख करके। तब मैं बोलता हूं, चाचा, मैं तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वह तो बैक मिरर में मुझे दिखाई पड़ी थी। वह क्या थी, जरा आप मुझे भी बता दीजिए। लेकिन वो देखते देखते गायब हो गई थी। तब चाचा कहने लगे कि जो कई आत्माएं जो दिखती नहीं हैं, वह सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। वह देखने में कैसी थी, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? मैंने कहा, हाँ, मैं एक झलक देखी थी। वह एक लड़की सी दिख रही थी, जिसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरा देखने में सुंदर था, लेकिन मैं ज्यादा देर देख नहीं पाया।
इसके बाद हम रात भर चल करके सुबह अपने शहर पहुंच चुके थे। चाचा तो सो चुके थे। जब हम स्टैंड पर पहुंचे तब मैंने चाचा को उठाया। तब मैं उनका चेहरा देखा, अब वह नॉर्मल दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए कहे, क्या हम आ गए हैं? तब मैंने कहा, हाँ चाचा। हम उतरते हैं गाड़ी से, पास की दुकान से जाकर चाय पीते हैं। फिर चाचा कहते हैं कि आज तो मैं अपने शहर निकल जाऊंगा, सवारी मिले या ना मिले। मैं कहने लगा, चाचा सवारी जरूर मिलेगी, थोड़ा जरूर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब चाचा हंसने लगे। मैंने उनसे पूछा कि चाचा, फंदाराम तकन मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है। चाचा हंस कर कहने लगे, अरे नहीं बेटा, ये जो काम मैं किया था ना, ये फ्री का होता है। मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। अगर मुझे इस काम में पैसा लेना होता तो मैं ड्राइवरी थोड़ी करता, अपना एक ऑफिस खोल लेता। हंसते हंसते कह रहे थे कि नहीं बेटा, लेकिन थोड़ा तो सतर्क रहना। पहले वाली समस्या तेरी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे शक है, पक्का तो नहीं बोल सकता कि जो लड़की तुझे दिखी थी वह कौन थी। तेरे साथ में कोई बुरा तो नहीं करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लक्षण मुझे दिखा नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा समस्या कभी भी आए तो तुम मेरे शहर पहुंच सकता है। और चाचा ने मुझे एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया था। मैं कई दिन से बहुत ही परेशान था, सही ढंग से ना खा रहा था ना पी रहा था। तब चाचा कहने लगे कि तू जा, अपने घर लौट और एक दिन आराम कर, अपने आप को फ्रेश कर, पिछली कहानी को सब भूल जा। अब तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। वह समस्या मैं जड़ से खत्म कर दिया। हाँ, अगर तुझे अभी भी कोई परेशानी नजर आएगी तो मेरा घर का रास्ता तेरे लिए खुला हुआ है। मेरे शहर में आ जाना और जो भी समस्या होगा मैं उसको हल कर दूंगा। इसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। वाकई मुझे आराम की जरूरत थी। मैं बहुत परेशानी में चल रहा था। अब जाकर के मुझे लगने लगा कि परेशानी दूर हो गई है। मैं 2 दिन के बाद अपने घर से निकलता हूँ, स्टैंड पर आता हूँ, चाचा के बारे में जानकारी लेता हूँ तो वह तो अपने शहर लौट चुके थे, सवारी भी मिल चुकी थी। मुझे थोड़ा राहत मिली कि चलो चाचा को सवारी तो कम से कम मिली, नहीं तो एक लंबा फासला खाली पीली तय करना पड़ता। लेकिन सवारी मिल चुकी थी। मैं इसके बाद अपना काम करने लगता हूँ और जो मुझे सवारी मिलती है, जो टूरिस्ट मिलते हैं, अब मेरी गाड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरी गाड़ी से कोई भी नहीं उतर रहा था, कोई उनको स्मेल नहीं आ रही थी, ना उनको कोई डरा रहा था। मतलब वह समस्या जो मेरे साथ में चल रही थी वह खत्म हो चुकी थी। पूरा महीना मैं आराम से काम करता रहा। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जो मैंने बैक मिरर में देखा था वह लड़की कौन थी? चाचा का कहना था कि उस जगह पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। मुझे लग रहा था कि जितनी खूबसूरत मुझे दिखाई दी थी वह कोई बुरी आत्मा तो नहीं हो सकती। चाचा का कहना था कि बुरी आत्माएं हमेशा गंदी दिखती हैं, उनके बदन से बदबू आती है, चेहरा भी डरावना दिखता है। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनके बदन से खुशबू आती है, चेहरा भी सुंदर दिखता है। वह किसी को परेशान नहीं करती, ना किसी को सताती हैं। वह मनुष्य से दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन मैं कभी कभी उसके बारे में सोचता था कि इतनी सुंदर प्रेत आत्मा कौन हो सकती है जो मुझे बैक मिरर में कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी थी। मैं काफी दिनों से उसके बारे में सोचता था। मन में कभी कभी भय भी होता था, लेकिन वह दोबारा मेरे सामने कभी नहीं दिखी। हाँ, उस रोड से जब भी मैं गुजरा हूं ना, तो मैं अकेले नहीं होता। कोई ना कोई सवारी मेरे साथ में जरूर होती है। और कुछ सवारियों को तो पता भी होता है कि जिस रोड से, जिस जगह से हम गुजर रहे हैं वह जगह सही नहीं है, और वह हमें बताते भी हैं, भैया इस जगह से थोड़ा गाड़ी तेज दौड़ा लेना। और मैं ऐसा ही करता हूं। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।